हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप नेट एग्जाम की तैयारी करें, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं। कहाँ पर? असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। नॉट चार्ज टू बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में चार्ज नहीं किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज लाइबिलिटी साइड चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है जो कि कंपनी को देनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है जो कि पहले वो नहीं पे कर पाया था, इस टाइम उसने पे करी है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि लाइबिलिटीज के जो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ओनर्स फंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही आइटम्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने अभी एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी एज अ करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम की होती है, ये हम लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट असर्टेन, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसका एम होता है क्या असर्टेन करना? प्रोडक्ट की कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है वो होता है कॉस्ट को असर्टेन करना कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इज रिपोर्टिंग टू, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है वो रिपोर्ट करना है किसको? मैनेजमेंट ओनली, यानी मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट ओनली, यानी गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर ओनली, यानी इन्वेस्टर को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है किसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिर्फ मैनेजमेंट ओनली, गवर्नमेंट ओनली, या फिर इन्वेस्टर नहीं कह सकते। इसका काम होता है इन सभी पार्टी को रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ, यानी कि अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। उसका क्या पर्पस है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट पर है, या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है? तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे बताया जाता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में मेजर किए जाते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी में मेजर नहीं किए जाते हैं वो इसके अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड, यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट के किस हेड में शो किया जाता है? प्रोविजन में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज में, या फिर अदर लायबिलिटीज में? तो फ्रेंड्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है प्रपोज कर रहे हैं किसी डिविडेंड को, तो यानी क्या है? ये फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोविजन में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रोविजन बना के रखा है प्रपोज डिविडेंड का जो कि आपको फ्यूचर में पेड करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स है वो हमारे किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाती है? सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न,
कंसिस्टेंसी या फिर टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स फिक्स असेट्स जो है जो हमारी करंट असेट्स में कैटेगराइज की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हम लिक्विडेट कर सकते हैं हम 1 ईयर के अंदर, जबकि फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी यहाँ नहीं होगी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और जो ओनर है दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। राइट आंसर होगा हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू टू, यानी कि प्रोप्राइटर जो है कंपनी का वो ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर की तरह बिजनेस में, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग हैं। बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर शो किया जाएगा, यानी कि वो जो भी वहां पे लगा रहा है कंपनी में वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो सारा हिसाब किताब दे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर एज अ क्रेडिटर की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कोई भी सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम एज अ ड्राइंग वहां शो करते हैं और उसको पेड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट जो है कैपिटल को ऑल्टर या फिर चेंज नहीं करता है। कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल सिर्फ हमारी उससे आती है प्रॉफिट से। प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा रिड्यूस करता है कैपिटल को, या फिर प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करता है कैपिटल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी। प्रॉफिट जो है हमारा ये हमारा इंक्रीज करता है हमारी इसको प्रॉफिट को, कैपिटल को इंक्रीज करता है। सॉरी, प्रॉफिट ये हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा आपने देखा होगा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर हमारा नेट लॉस होता है वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल को इंक्रीज करता है, ना कि प्रॉफिट कभी रिड्यूस करेगा। हाँ, लॉस रिड्यूस करेगा कैपिटल को। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑन द बुक्स, ये बुक्स पर बैलेंस की जो बुक्स का जो बैलेंस होता है उसकी एक लिस्ट है। इट इज अ स्पेशल अकाउंट, ये एक स्पेशल अकाउंट है। शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। या फिर शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक, यानी कि जो सभी एंट्रीज हैं बुक की ये बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है ये कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन हमारा फाइनल अकाउंट बताता है, और ये बुक्स की एंट्रीज भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये कोई लेजर या फिर जर्नल अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक हमारी लिस्ट है जो कि बुक का बैलेंस को दिखाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कैलकुलेट किया जाता है किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रायल बैलेंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ट्रेडिंग अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के बिजनेस में अप्लाई किया जाता है? सोल प्रोप्राइटर, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप या फिर ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सोल प्रोप्राइटर में भी, कॉर्पोरेशन में भी एंड पार्टनरशिप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम स्पैन इनटू विच द टोटल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे कौन सा टाइम स्पैन है जिसके अंदर बिजनेस की टोटल लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने पे? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं फिस्कल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल पीरियड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है वो होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है जिस ईयर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आर टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये किस तरह के अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट, इंटरपर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा सेल नहीं है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑफिशियल फिक्चर्स सोल्ड, सेल्स ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेज, या फिर गुड सोल्ड फॉर कैश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। किसी भी ऑफिस के फिक्चर्स को सोल्ड करना आपका सेल के अंदर पार्ट नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपने जो सेल किया है, और वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा। सेल उसे बोलते हैं जो डेली बेसिस पे होती है। यहाँ पे आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो फ्रेंड्स क्रेडिट पे जो सेल किया है वो भी सेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये क्रेडिट है, ये कैश है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, कोई भी परचेज जो प्रीवियस ईयर में आपने की थी, इस साल आपने बेचा है, ये भी आपका सेल में ही कंसिडर होता है। और जो गुड सोल्ड फॉर कैश है, ये भी आपका कंसिडर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल कॉन्सेप्ट टेल अबाउट, यानी कि जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है? डिस्क्लोजर ऑफ लॉस, यानी लॉस को डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्क्लोज करता है। या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, यानी कि वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मटेरियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें बताता है इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। मटेरियल कॉन्सेप्ट हमें बताता है वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे जर्नली किस पे बेस्ड होते हैं? प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे। ये हमारी सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी। जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे चीजें चल रही होती हैं उस पर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स हैं डुअल एस्पेक्ट पे वो क्या कहे जाते हैं? डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर इसका सिंपल है बहुत। आप शुरू से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं कि जो डुअल एस्पेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स इज एग्जाम्पल फॉर, यानी कि कोई भी प्रॉफिट जो किसी एसेट्स की सेल से हमें मिला है वो किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, लॉस, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है हमारा कैपिटल प्रॉफिट का, क्योंकि किसी भी एसेट्स को सेल करने से हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो बी है। न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज्ड एज अ समरी मेजर्स फॉर अ सैंपल सच एज अ सैंपल मीन इज नोन है। अब यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमारे सैंपल के मेजरमेंट के लिए यूज की जा रही है एज अ समरी। तो उस सैंपल मीन को हम किस नाम से जानते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल स्टैटिक, या फिर पॉपुलेशन मीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सैंपल की बात की जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे सैंपल की बात की जाती है उसको हम सैंपल स्टैटिक के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाती है वहाँ जहाँ पे पैरामीटर की बात की जाती है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक ब्रांचेस इंक्लूड। अब जो स्टैटिस्टिक की ब्रांचेस होती है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है? अप्लाइड स्टैटिक, मैथमेटिकल स्टैटिक, इंडस्ट्री स्टैटिक, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसके अंदर अप्लाइड एंड मैथमेटिक्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
To enhance a procedure, the control charts and procedures of descriptive statistics are classified into, यानी कि प्रोसीजर को इन्हेंस करने के लिए कंट्रोल चार्ट के और प्रोसीजर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के हम उसको किस में क्लासीफाई करते हैं, बिहेवियरल टूल, सीरियल टूल, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्ट या स्टैटिस्टिकल टूल। तो देखिए हम इसको यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए बिहेवियरल टूल। हम इसको बिहेवियरल टूल में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और ऑल्सो रिप्रेजेंट एज। अब जो सैम्पल स्टैटिक्स है उसको और किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लोअर केस ग्रीक लेटर में, रोमन लेटर्स में, एसोसिएट रोमन अल्फ़ाबेट में या फिर अपर केस ग्रीक लेटर में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम रोमन लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ रेस्पोंडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज। अब जो इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप और पैनल ऑफ रेस्पोंडेंट्स की बात करें तो उसको किसको कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी डेटा में, सेकेंडरी डेटा, आइटमाइज्ड डेटा सोर्सेज या फिर पॉइंटेड डेटा सोर्स। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल रिप्रेजेंट की, और जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा सोर्स की, ठीक है, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट, लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज्ड। अब कोई वेरिएबल है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हाइट, लेंथ और वेट के अकॉर्डिंग, तो उसको किस में कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, फ्लो चार्ट वेरिएबल्स में, मेजरिंग वेरिएबल्स में या फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम इंक्लूड करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेथड यूज्ड टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज। यानी कि एक ऐसा मेथड हमें बताना है जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन रेट को चेक करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करते हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करते हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा एक्सपोर्टिंग टेक्निक, डेटा इंपोर्टिंग टेक्निक, फोरकास्टिंग टेक्निक या फिर डेटा सप्लाइंग टेक्निक। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्टिंग के थ्रू ही हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट फ्यूचर में क्या होगी। आपने देखा भी होगा जब हमारा बजट आता है तो उसमें ये क्या कहा जाता है कि हमने ये फोरकास्ट किया है कि आने वाले टाइम में हमारी इन्फ्लेशन रेट यहाँ पहुँच जाएगी, इतना प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, फोरकास्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइज्ड। अब जो ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन स्टैटिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, बिजनेस स्टैटिक या फिर सोशल स्टैटिक। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहलाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, राइट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है the scale applied in statics which imparts a difference of magnitude and proportions is considered as। अब एक स्केल है जो कि अप्लाई किया जाता है स्टैटिक्स में, जो कि हमारे मैग्नीट्यूड और प्रोपोर्शन के डिफरेंस को हमारे बताता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल स्केल, गुडनेस स्केल, रेशियो स्केल या फिर सेटिस्फैक्ट्री स्केल। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंस की बात करें जो कि प्रोपोर्शनल बेसिस पर है तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रेशियो। जब हम मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन की डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है हमारा रेशियो स्केल, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट्स, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ। यानी कि जब हम रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, लेबर टर्नओवर की, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स की, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं, स्टैटिक्स इन प्रोडक्शन, स्टैटिक्स इन मार्केटिंग, स्टैटिक्स इन फाइनेंस एंड स्टैटिक्स इन पर्सोनल मैनेजमेंट की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि पर्सोनल मैनेजमेंट की बात की जा रही है। और देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका होगा, एम्प्लॉयर्स का, लेबर टर्नओवर लेबर
इंसेंटिव्स अगेन लेबर की बात है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अगेन लेबर या एम्प्लॉयज की बात है। ये सारी हमारे एम्प्लॉयज, लेबर्स, इन लोगों की बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट का एक काम है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट देन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड विल। यानी कि जब हम इंटरेस्ट रेट में इंक्रीजमेंट की बात करते हैं और फिक्स्ड रेट जो भी हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं उसकी फिक्स्ड रेट हमारी तब क्या होगी, रिटर्न टू कॉर्पोरेशन, डिक्रीज इन वैल्यू, रिमेन अनचेंज या फिर इंक्रीज इन वैल्यू। तो देखिए जब हम जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स जो हमारी फिक्स इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, which one of the following is shown first when the assets are arranged in order of their liquidity। यानी कि जब हम अपने assets को इस फॉर्म में शो कर रहे हैं कि हमारे जो फॉर्मेट है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में हम उसको असेट्स को शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी असेट्स शो की जाएगी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, डेटर्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिक्विडिटी की बात आ रही है, और जब लिक्विडिटी की बात आती है तो सबसे पहले वो असेट्स आती है जो कि हम कैश हो या फिर हम उसको जल्द से जल्द सबसे पहले उसको कैश में कन्वर्ट कर पाएँ, यानी कि इक्विवेलेंट टू कैश हो। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, कैश आएगी, बैंक आएगी, और वो ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि हम सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैश हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि ऑलरेडी कैश है, इसको कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे पहले कैश, बैंक, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट चलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम कैश लिखते हैं, फिर बैंक लिखते हैं, उसके बाद हमारी करंट असेट्स आती हैं हमारी। ठीक है, इस तरह से होता है। देन आती है हमारी फिक्स असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन असेट्स नोन एज। अब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है असेट्स में तो वो क्या कहलाती है, सिक्योरिटीज, ब्लॉक ऑफ असेट्स, पोर्टफोलियो या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक बास्केट होती है जिसमें डिफरेंट तरह की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसमें हम अलग अलग सेक्टर जो होते हैं उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बास्केट है, इसके अंदर हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है रियल एस्टेट में, कुछ हमने कर रखा है यहाँ पर गोल्ड में, कुछ हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है अदर चीज़ में जैसे कि सिल्वर हो गया, कुछ हमने यहाँ पे कर रखा है फिक्स असेट्स में, कुछ हमने यहाँ पे कर रखा है शेयर्स में, बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से बास्केट हो गई जिसको पोर्टफोलियो नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो रुपए थे हमने सिर्फ एक में ही इन्वेस्ट कर दिए, इसमें अलग अलग जगह करेगा। इसके करने का मेन पर्पस ये होता है कि अगर बाई चांस हमें गोल्ड में लॉस होता है तो रियल इस्टेट और जो हमारे शेयर्स हैं या फिर हमने और फिक्स असेट्स वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसके प्रॉफिट को हम इस वाले लॉस से कंपनसेट कर पाएँ, यानी कि एक लॉस से हम अदर जो बेनिफिट हो रहे हैं उससे हम कंप्लीट कर पाएँ। अगर हम सिर्फ एक जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ पे हमें लॉस हो गया तो बहुत हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। इसलिए इसका मेन पर्पस होता है कि आप अपने अमाउंट को अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको ज़्यादा लॉस बियर ना करना पड़े। ठीक है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओवर द पीरियड इन्वेस्टर डिटरमाइन द कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय। अब ओवर अ पीरियड एक इन्वेस्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीडियन, अर्थमेटिक मीन, कैलकुलस मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर्स एग्री टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इफ ओनली। यानी कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए एग्री है हाई रिस्क में यदि देयर एनी ट्रू स्पेकुलेशन, अगर ये सच में एक स्पेकुलेशन है, द प्रेडिकेट रिटर्न इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर टेकिंग अ रिस्क, यानी कि जो उसका रिटर्न है वो रिस्क लेने के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। देयर आर नो सेफ ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर होल्डिंग कैश, कोई भी सेफ ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कैश को होल्ड करने के, या फिर द रिटर्न इज शॉर्ट, जो रिटर्न जो है वो शॉर्ट है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। इसमें क्या है, जो हमारा प्रेडिकेट रिटर्न है वो हमें ये बता रहा है कि जो हम अगर हम इतना रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी इतना होगा।
ठीक है, उसका रिटर्न जो है सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि आपने सुना होगा जहाँ पर हमारा रिस्क हाई होता है वहाँ पर रिटर्न भी हाई होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स अगर प्रॉफिट हाई होगा तो हम जो रिस्क है उसको लेने के लिए भी रेडी होंगे, लेकिन अगर हम रिस्क तो बहुत है लेकिन प्रॉफिट इसका इतना हाई नहीं है तो हम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए जिससे कि हम रिस्क लेने को तैयार हो जाएं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लोग रेसिंग करते हैं या और भी इस तरह के गेम्स होते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो प्राइज मनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें लगता है कि रिस्क तो है कि उनकी जान भी जा सकती है उन सब से, या फिर उनको जो एक्सीडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी होती है कि बाय चांस अगर वो वहाँ पे जीत गए, ठीक है, तो उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, प्राइस मनी क्या है बहुत हाई रख दिया उन्होंने। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री है कि वो रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।